गुड मॉर्निंग बच्चों, आ जाओ भाई फटाक से। आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। एक बार जल्दी से बता दो, क्या आवाज आ रही है? क्या बेटा आवाज आ रही साफ? यस सर, आवाज आ रही है। चलिए, आ रही है आवाज। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके बेटा। बेटा कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में मूल कॉन्सेप्ट के ये परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। मैंने परसेंटेज में आपको बताया, परसेंटेज का बहुत ही सिंपल सा अर्थ होता है 100 में कितना। जब किसी चीज की वैल्यू हम 100 के रेस्पेक्ट में 100 के रिलेटिव निकालते हैं तो उसी वैल्यू को हम बोलने लगते हैं परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि इतने में है इतना तो 100 में होगा कितना। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप एक किताबी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। परसेंटेज बराबर उसका वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। वैल्यू का मतलब इट मे बी अमाउंट, इट मे बी वॉल्यूम, इट मे बी नंबर, ये कुछ भी हो सकता है। उसका वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, उसका नंबर अपॉन टोटल नंबर इनटू 100। आप कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा भाई, कल मैंने परसेंटेज को अच्छे समझाने के बाद एप्लीकेशन कराया था केमिस्ट्री। मैंने 2 प्रकार के क्वेश्चंस कराए थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि कोई मॉलिक्यूल आपको दिया जाएगा और उस मॉलिक्यूल के अंदर किसी एलिमेंट का परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है, उसका वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। एग्जांपल के तौर पर एक रिवीजन दे रहे हैं। पहले Na2CO3 है। अब मान लीजिए इसके अंदर हमसे सोडियम का परसेंटेज पूछा गया तो हम क्या करेंगे, सोडियम का वेट अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट का मतलब Na2CO3 का वेट इनटू 100 कर देंगे। अब सोडियम का वेट कितना है, सोडियम के कितने एटम है 2, तो 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ये सोडियम के वेट आ गए, अपॉन टोटल वेट का मतलब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो 23 दूनी 46 प्लस 12 इंटू 112 प्लस 16 तिहाई 48, ये टोटल वेट आ गया जो कि मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, इनटू 100 कर दिया। तो ये पहले प्रकार के क्वेश्चंस हो गए थे। दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस क्या थे कि भाई हमारे पास कोई अननोन मॉलिक्यूल होगा। अननोन मॉलिक्यूल का मतलब जिसका फार्मूला हमें एग्जैक्ट ना मालूम हो, और इस अननोन मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज आपको दे दिया जाएगा और इस अननोन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा जाएगा। तो तरीका फिर से वही है, जिसका परसेंटेज दिया जाए उसी का परसेंटेज निकालो, आपका आंसर आपके सामने होगा। फिर मैंने एक बात यह भी बताई कि जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया है अगर उसका नंबर आप 1 रख देते हैं तो इस मॉलिक्यूलर वेट को हम कहने लगते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। मैंने इस पर भी क्वेश्चन कराए थे। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैंने बोला इंसुलिन है। अब इंसुलिन क्या है, अननोन मॉलिक्यूल है, हमें इसका फार्मूला तो मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई इंसुलिन के अंदर सल्फर है, 0.032% सल्फर है, बताइए इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। अब चूंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो इसकी संख्या आप कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, तो भाई इसी के परसेंट का फॉर्मूला लगाओ। तो सल्फर का परसेंट बराबर 0.032 आपको दिया ही गया है और आपने इसी का फॉर्मूला लगा दिया, इसी का फॉर्मूला लगा दिया। सल्फर का वेट, तो सल्फर का वेट क्या रखोगे, सल्फर का एटम इंटू सल्फर का एटॉमिक वेट। 1 क्यों रखा, क्योंकि मिनिमम पूछा गया। अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट का मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट जो इस समय मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, इनटू 100 कर दीजिए, आपका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो कल हम लोगों ने ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस किए थे। ये टाइप 1 वाला सवाल था और ये टाइप 2 वाला सवाल था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप 3 वाला सवाल। परसेंटेज में केमिस्ट्री पर तीसरे प्रकार के सवाल क्या आते हैं जरा वो देखिएगा।
परसेंटेज में केमिस्ट्री पर तीसरे प्रकार के सवाल क्या आते हैं, जरा वो देखिएगा। हाँ ओके बेटा, क्या मैं आज का लेक्चर शुरू करूं? सर सीट कैसे मिलेगा, या कितने बार तो मैंने बता दिया, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होती है, आप लिंक को दबाओगे आपको सीट खुल जाएगी। आप चाहो उसी सीट को देखकर सॉल्व कर लो या उसका प्रिंट आउट निकाल लो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होती है, ठीक है। चलिए अब मैं आज का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं, टाइप नंबर 3। हमारे नीट या आईआईटी में तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस जो परसेंटेज पर आते हैं वो क्या है, सुनिएगा। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, NaOH है। अच्छा भाई, इस NaOH के अंदर बताइए Na2O का परसेंटेज क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा कि अरे ये कैसा क्वेश्चन है, हाँ ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्या भाई, NaOH के अंदर जिस चीज का परसेंटेज उन्होंने पूछा है वो तो अपन को दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या आपको इसके अंदर Na2O दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका परसेंटेज कैसे निकाला जाए। भाई अगर एग्जामिनर इस NaOH के अंदर हमसे सोडियम का परसेंटेज पूछता तो हमारे लिए चुटकी बजाने जैसा काम था। सोडियम का वेट 1 × 23 अपॉन टोटल वेट 23 + 16 + 1 × 100। कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया। हमसे पूछा जाता कि भाई बताइए NaOH के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन का वेट 1 × 16 अपॉन टोटल वेट × 100। भाई ऑक्सीजन का परसेंट आ गया। अपन से पूछा जाता भाई हाइड्रोजन का परसेंट बताओ, तो भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखाई पड़ रहा है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है। 1 × हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, टोटल वेट 40 × 100। मतलब अगर NaOH के अंदर हमसे इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज पूछा जाता तो हमारे लिए चुटकी बजाने वाली बात थी, उसका वेट अपॉन टोटल वेट × 100। ये चुटकी बजाने वाली बात इसलिए थी क्योंकि उस मॉलिक्यूल के अंदर आपको सोडियम भी अलग से दिखाई पड़ रहा है, आपको ऑक्सीजन भी अलग से दिखाई पड़ रहा है, आपको हाइड्रोजन भी अलग से दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आपको परसेंटेज निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें ये जो मॉलिक्यूल है जिसका परसेंटेज हमसे पूछा जा रहा है ये हमें इसके अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये परसेंटेज हम कैसे निकालें। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? नाउ द क्वेश्चन इज आखिर NaOH के अंदर हम Na2O का परसेंटेज कैसे निकालें। तो सुनिए बेटा, यहां पर आपको एक छोटी सी बात मालूम होनी चाहिए। क्या, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी दूसरे मॉलिक्यूल का परसेंट पूछा जाए, यहां तो मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम का परसेंटेज पूछा गया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि दिखाई पड़ रहा था। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी दूसरे मॉलिक्यूल का परसेंट पूछा जाए तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम ये प्रयास करेंगे कि जिस मॉलिक्यूल का परसेंट हमसे पूछा गया है हम उस मॉलिक्यूल से दिए गए मॉलिक्यूल को बनाने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या बोला मैंने, जिसका परसेंटेज, जिस मॉलिक्यूल का परसेंटेज हमसे पूछा जा रहा है हम उस मॉलिक्यूल से दिए गए मॉलिक्यूल को बनाने का प्रयास करेंगे। और एक बार आपने बना लिया तो यहां पर भी चुटकी बाद में बजेगी, आंसर पहले आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल को कैसे बनाया जाए। एक्चुअली बेटा ये थोड़ा सा आगे का पार्ट है, ये थोड़ा सा आगे का पार्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे जब पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे अगर मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ाई तो, अदरवाइज आप जहां पढ़ रहे हैं उन सर ने आपको पढ़ाया होगा। पीरियोडिक टेबल में आपको सिखाया जाता है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। मेटल का मतलब एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, लीना करे रब से फरियाद,
या सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो ये जो एलिमेंट्स है इनका नेचर होता है मेटेलिक, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं बस लिखाना चाह रहा हूं कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑक्साइड बेसिक होते हैं, अगर उन ऑक्साइड में हम वाटर ऐड करें तो वो अपने हाइड्रो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ये दिखाई पड़ रहा है साफ साफ? मैं एक बार चेक कर लूं फिर कंटिन्यू करता हूं। हाँ, सब दिखाई पड़ रहा है। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेटा वो बेसिक होते हैं, और बेसिक होने के कारण जब हम इनमें पानी डालते हैं तो ये अपने हाइड्रो ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। मेटल की अगर बात करें तो एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स आर बेसिक। कैसे होते बेटा? बेसिक होते। जैसे अगर हम फर्स्ट ए की बात करें तो लीना करे रब से फरियाद, राइट? लीना करे रब से फरियाद। आलू फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन भी होता है तो टीचर्स लिखवाते हैं हलीना करे रब से फरियाद, बट हाइड्रोजन इज ए वेगाबॉन्ड एलिमेंट, आवारा तत्व होता है। वो फर्स्ट ग्रुप में भी रखा होता है और सेवेंथ ग्रुप या आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग 17 ग्रुप में भी रखा होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग न पूरी तरीके से फर्स्ट का मानते हैं, न पूरी तरीके से सेवेंथ ग्रुप हेलोजन ग्रुप का मानते हैं, तो उसको मैंने हटा दिया है। तो लीना करे रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और सेकेंड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अरे नहीं राजी होगे तो भगा ले जाएगा ना भाई, इसलिए राजी तो होना ही पड़ेगा। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम, ये दोनों आल्दो रेडियो एक्टिव होते हैं, ये दोनों रेडियो एक्टिव है, ये भी रेडियो एक्टिव होता है और ये भी रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इनका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। तो ये आपके पास मेटल्स है। इन मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और उनमें पानी डालने पर हमें मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड क्या है? अच्छा आपको बता दें, वैसे मालूम होगा, अब आपको मालूम तो होगा ही, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इन पर चार्ज होता है +1, और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं इन पर चार्ज होता है +2, और ऑक्साइड आयन क्या होता है? ऑक्साइड आयन क्या होता है? ऑक्साइड आयन होता है O2-। ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब भी किसी कंपाउंड का फार्मूला बताते हैं चार्ज को क्रिस क्रॉस करके ही बनाया जाता है। जैसे ऑक्साइड आयन होता है O-2 और हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-, राइट? जैसे मैंने बोला सोडियम ऑक्साइड, अब सोडियम क्या हो गया? Na। फर्स्ट ग्रुप का है तो Na पर +1 आएगा। ऑक्साइड क्या है? O2-। क्रिस क्रॉस करो तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला बनेगा Na2O, राइट? Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब अगर सोडियम ऑक्साइड में आप वाटर डालें तो जैसे ही आपने देखा सोडियम इज ए मेटल, दिस इज द बेसिक। अगर ये बेसिक है तो पानी डालने पर ये अपने हाइड्रो ऑक्साइड में बदलेगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, फार्मूला बना के दिखाइए। सोडियम क्या होगा? Na+, हाइड्रोक्साइड OH-। क्रिस क्रॉस करेंगे, फार्मूला क्या बनेगा? NaOH। ये देखिए एग्जांपल, ठीक? मैंने बोला ध्यान रखिएगा, ये सारा डिटेल जो है आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता है
और भी कुछ पढ़ाया जाता है, बट अभी फिर मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट, ना कि पीरियोडिक टेबल। तो जहां पढ़ रहे हैं उनसे पढ़िए, बाकी थोड़ा सा आप हमसे देख लीजिए। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल और दिया, एक एग्जाम्पल मैंने और दिया, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड। अब जल्दी बताओ कैल्शियम क्या होता है? सेकेंड ग्रुप का तो Ca+2, ऑक्साइड का होता है O2-। अब आप ध्यान से देखें, 2 से 2 कट गया, तो यहां पर भी 1 बचा, यहां पर भी 1 बचा, क्रिस क्रॉस आपने कर दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला आ गया CaO। कैल्शियम चूंकि मेटल है तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होगा, अगर बेसिक होगा तो वाटर डालने पर यह बदलेगा अपने हाइड्रा ऑक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैसे बनाएंगे? कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है Ca+2, हाइड्रा ऑक्साइड OH-, क्रिस क्रॉस करेंगे, ये चार्ज इधर आएगा और ये चार्ज इधर जाएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी कहते हैं, या इसको हम लोग बर्न्ट लाइम भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना, ये इसके एक्स्ट्रा नाम होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड और सेकेंड ग्रुप के ऑक्साइड, और उसमें अगर हम वाटर डालेंगे तो वो अपने हाइड्रो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मान लीजिए मैंने बोला बेरियम ऑक्साइड, तो बेरियम सेकेंड ग्रुप का है Ba+2, ऑक्साइड होगा O2-, 2 से 2 कट गया, तो बिल्कुल कैल्शियम ऑक्साइड की तरह फार्मूला बनेगा BaO। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, मेटेलिक होगा, मेटेलिक होगा तो इसका नेचर बेसिक होगा, और नेचर बेसिक होगा तो वाटर डालने पर अपना हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। फार्मूला आप समझ ही गए होंगे, BaOH का होल ट्वाइस, मैंने ऊपर बनाकर दिखाया, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ओके, तो पहले ये बताइए क्या इतना पॉइंट आपको क्लियर है? सर हाँ, क्या इतना पॉइंट आपको क्लियर है? जल्दी से यस और नो बोल दीजिए। जल्दी से इतना पॉइंट बेटा बोल दीजिए। क्या ये क्लियर हो गया आपको कि मेटल का नेचर होता है बेसिक, तो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक, पानी डालने पर अपने हाइड्रो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। यस सर, क्लियर हो गया? क्लियर है सर, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर हम एक बात आपको अगर और बताएं। हाँ यस सर, क्लियर है, ओके बेटा, अगर क्लियर है तो चैनल को जरा सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करो। अरे भाई 1-2 कमेंट कर दिया करो, माना हम ऑनलाइन में नए हैं, अरे तो थोड़ा सपोर्ट तो कर ही दो यार, है नहीं करोगे? गुस्सा हो है? अरे कभी कभी मन आए तो हाइप वाला बटन दबा दिया करो यार भाई जी यार। अरे मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, कम से कम तुम लोग जानकारी देते रहो, सर ऐसा कर दो ऐसा कर दो। अरे कमेंट ही कर दिया करो, एक आध बढ़िया सा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, अरे हाइप वाला बटन दबा दिया करो यार, है? चलो अच्छा, तुम्हारी इच्छा है। आइए, तो एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया कि मेटल ऑक्साइड के बारे में बताया, ठीक है। ये पहला पॉइंट, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, तो पानी डालेंगे हाइड्रो ऑक्साइड में बदलेगा, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के मैंने एग्जांपल दिया। अब यहीं पर एक चीज और भी देख लीजिए आप, एक पॉइंट से एक पॉइंट ये मैंने पढ़ाया, एक पॉइंट और देख लो, यहीं पढ़ा दे रहे। जिस प्रकार से मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, उसी प्रकार से नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और एसिडिक होते हैं यही कारण है कि नॉन मेटल ऑक्साइड में अगर वाटर डाला जाए तो वो अपने ऑक्सी एसिड में बदल जाते हैं। बेटा किससे बदल जाते हैं? ऑक्सी एसिड में बदल जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर काफी समय हमारा चला जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल की लिस्ट ट्रिक बताते हैं हम, A² BCD,
और ऑक्सी एसिड भी हर एलिमेंट के हम लिखवाते हैं, बच्चों को याद भी करवाते हैं, बट फिलहाल मैं यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो आप पीरियोडिक टेबल जहां पढ़ रहे हैं उनसे सीखिए। मैं यहां पर बस नॉन मेटल के एक एग्जांपल आपको बता दें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर एटसेट्रा, राइट, एटसेट्रा। बस मैं और ए स्क्वायर बी सी डी का क्या मतलब है, फिर समय चला जाएगा बेटा, है ना। हम पढ़ा क्या रहे हैं, फिजिकल, ना कि इनऑर्गेनिक। बस ऐसे जो सिखाना चाहते हैं वो बता दिया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, एग्जांपल के तौर पर ये नॉन मेटल, तो इनके जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला N2O5, नाइट्रोजन का ऑक्साइड एसिडिक होगा, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। मैंने बोला SO3, सल्फर का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा, यस। मैंने बोला Cl2O7, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक होगा, क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, N2O3 हो सकता है, यहां पर SO2 हो सकता है, यहां पर Cl2O6 हो सकता है, यहां पर ClO2 हो सकता है, Cl2O हो सकता है, और भी हो सकते हैं। दे ऑल आर एसिडिक। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल हमारे पी ब्लॉक में होते हैं, लर्निंग ट्रिक है A स्क्वायर BCD। इसका मतलब मैं यहां पर नहीं बता पाऊंगा, यहां पर मैंने बस समझाने के लिए 4 एग्जांपल लिख दिए। ये सब के सब क्या है, एसिडिक है। पी का भी देख लो, पी का भी देख लो, P4O10, P4O10, P4O10 हो सकता है, P4O6 हो सकता है, P4O8 हो सकता है, कोई भी हो तो वो आपका क्या होगा बच्चे, एसिडिक होगा। अब एसिडिक अगर है बेटा, तो इनमें अगर आप पानी डालोगे तो ये अपने ऑक्सी एसिड में बदल जाते हैं, ये अपने ऑक्सी एसिड में बदल जाते हैं। अब आप लोग कहोगे सर ये ऑक्सी एसिड क्या होता है? बेटा मेरे ख्याल से ये नवंबर का मंथ चल रहा है, आपने जिस जिस कोचिंग में एडमिशन लिया होगा वहां पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ा दी गई होगी, और पीरियोडिक टेबल में आपके अध्यापक ने ऑक्सी एसिड के बारे में बता दिया होगा। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्सी एसिड होते हैं, तो यहां पर जब हम डालेंगे तो HNO3 बनेगा। चलिए छोटी सी हिंट आपको दे रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑक्सी एसिड होते। तो इसका आंसर ये होता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर होगी, अब ऑक्सीडेशन नंबर हम भी निकालना सिखाएंगे क्योंकि फिजिकल का हमने आपसे गारंटी लिया हुआ है। बाकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा, एक्स मानकर निकालते हैं, 2x - 10 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर +5 आएगा। जिस स्टेट में वो एलिमेंट ऑक्साइड में होता है उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड बनता है। तो यहां पर आप देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, मतलब दिस इज द ऑक्सी एसिड ऑफ दिस ऑक्साइड, राइट। जैसे समझिएगा जरा, जैसे मान लो सल्फर ले ले, अब सल्फर ले लो, सल्फर ले लो। अब सल्फर के 2 ऑक्सी एसिड है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैंने आपसे पूछा कि यहां पर कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, तो यहां पर वही ऑक्सी एसिड बनेगा जिस स्टेट में ये सल्फर होगा, +6। यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो जल्दी से बताइए कौन सा बनेगा, H2SO4 बनेगा, H2SO4 बनेगा विद +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड में जो स्टेट होगा एलिमेंट का, ऑक्सी एसिड में भी वही स्टेट होना चाहिए। यही पहचानने का तरीका होता है कि हम कौन सा ऑक्सी एसिड बनाएंगे, राइट बेटा। Cl2O7 है, अब यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान के निकालोगे तो 7 आएगा, तो कौन सा बनेगा, 7 वाला बनेगा, HClO4, राइट। अब जो स्टूडेंट हमसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़े हुए हैं, जरा एक बार देखना चाहेंगे क्या उन्हें कुछ याद है। हेलोजन के 4 ऑक्सी एसिड में याद कराता था, बोलो बोलो, HOX, HXO2, HXO3, HXO4।
देखते हैं कितने लोग नाम बता पाएंगे। बोलो बोलो बोलो। हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड, परहेलिक एसिड। कैसे याद कराया था मैंने? किनारे वालों के नाम बड़े बड़े होते हैं और उनके नाम को थोड़ा छोटा कर दो तो अंदर वालों के नाम बन जाते हैं। जैसे हाइपोहेलस एसिड, तो हाइपो हटा दो, हेलस एसिड। परहेलिक एसिड, पर हटा दो तो हेलिक एसिड। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के ऑक्सी एसिड हेलोजन के होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल डिटेल में पढ़ेंगे, मैं इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं जो सिखाना चाहता हूं बस जल्दी से मैं उस पर आना चाहूंगा। राइट, फास्फोरस भी नॉन मेटल है। क्या है बेटा? नॉन मेटल, मैंने बताया। तो इसका ऑक्साइड भी एसिडिक होगा, तो पानी डालने पर यह भी अपने ऑक्सी एसिड में बदलेगा। अब फास्फोरस के भी बहुत सारे ऑक्सी एसिड होते हैं, जैसे एक लिख दे रहे हैं, जैसे H3PO3 फास्फोरस एसिड और H3PO4 फास्फोरिक एसिड। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि यहां पर कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, तो यहां पर वही ऑक्सी एसिड बनेगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसके जैसी हो। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x मान के तो 5 आएगा। अब बताना, ये +3 है और ये +5 है, बताइए कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा? +5 वाला बनेगा, दैट इज H3PO4, जहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5। ओके बेटा, बात समझ में आई? तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, इसीलिए उनमें पानी डालने पर वो अपने ऑक्सी एसिड में बदल जाते हैं। कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा? जिसमें सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वही हो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड में हो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड का सेम होना चाहिए। क्लियर? यहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मिक्स ऑक्साइड क्या होता है, कौन से नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो वो सब आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाएगा। हमने हल्की सी हिंट आपको दे दी। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? इतना बता दो बेटा, जल्दी से बता दो बेटा, क्या यहां तक क्लियर है? बोलो बच्चे, क्लियर? साजिद, वाजिद, क्या बात, अर्चना, क्लियर है? इतना क्लियर? तो एक बार चलिए, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, मेटल का नेचर होता है बेसिक, तो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक, पानी डालने पे बदलेंगे अपने हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। नॉन मेटल होते हैं एसिडिक, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक, तो उसमें पानी डालने पर वो बदलते हैं अपने ऑक्सी एसिड में। सर कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नॉन मेटल ऑक्साइड के जैसा हो, वो वाला ऑक्सी एसिड बनेगा। सर क्या सारे नॉन मेटल एसिडिक होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 4 को हम लोग छोड़ देते हैं, अब वो सब 4 आर पीरियोडिक टेबल में पढ़िएगा, हम नहीं बोलेंगे यहां पर। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। जो मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था परसेंटेज का टाइप नंबर 3, ये आ गया। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर एक इस मॉलिक्यूल का परसेंट पूछा जा रहा है जो हमें इसके अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो तरीका ये कहता है कि इससे इसको बनाओ। अब कैसे बनाए? सोडियम को देखते ही दिमाग में आया सोडियम इज ए मेटल। अगर सोडियम मेटल है तो सोडियम ऑक्साइड का नेचर होगा बेसिक। अगर इसका नेचर बेसिक है तो ये लीजिए, आपने सोडियम ऑक्साइड में मम्मम डाला और ये देखो दन्न से मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया मेटल हाइड्रो ऑक्साइड में। फार्मूले हमने कैसे बनाए होंगे? चार्ज को क्रिस क्रॉस करके बनाए। एक बार बोलो, ये कैसे बना? सोडियम पर Na+1, ऑक्साइड O2- क्रिस क्रॉस Na2O, राइट? ये कैसे बना? सोडियम Na+, हाइड्रोक्साइड OH-, यहां भी 1 चार्ज, यहां भी 1 चार्ज, क्रिस क्रॉस NaOH। ठीक, अब देखना बेटा, अब देखना, जिसका परसेंट पूछा जाए उससे
गिवन मॉलिक्यूल को बनाओ, बना लिया। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 सोडियम है, 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2। ये देखिए आपने बैलेंस रिएक्शन लिख दिया। ये बैलेंस रिएक्शन चीख चीख कर कह रहा है कि जैसा आप एक मॉलिक्यूल Na2O का उपस्थित है या घुसा है 2 मॉलिक्यूल NaOH के अंदर। क्लियर? तो जिसका परसेंट हमसे पूछा जाए, तरीका आपको मालूम है, उसका वेट बटे टोटल वेट, मतलब जिसमें पूछा जा रहा है। यहां पर NaOH में पूछा जा रहा, तो NaOH का वेट इंटू 100। अब देखिए वैल्यू कैसे रखेंगे, देखना। Na2O का वेट, एक Na2O है, एक, तो एक Na2O का वेट 23 दूनी 46 प्लस 16, एक Na2O का वेट अपॉन एक Na2O, 2 NaOH के अंदर है, तो 2 NaOH का वेट, तो 2 इंटू NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1 इंटू 100। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो जब कभी किसी मॉलिक्यूल के अंदर 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 किसी दूसरे मॉलिक्यूल का परसेंट पूछा जाए जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उस मॉलिक्यूल से गिवन मॉलिक्यूल को बनाने का प्रयास करिए और बनाने के बाद रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। एक Na2O का वेट अपॉन 2 NaOH का वेट इंटू 100 कर दिया, आपका आंसर आ चुका है। राइट बेटा, एक क्वेश्चन और देते हैं। क्या ये समझ में आ गया? हाँ, ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको हटाने जा रहा हूं मैं। क्या ये, पहले बताओ ये क्लियर हो गया? ये जल्दी बताओ बेटा, ये क्लियर हो गया? ये बेटा आंसर ना बताओ बेटा, आंसर तो अपना आप करते रहिए, अब आंसर नहीं निकालेंगे हम यार। आप ये बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई, इतना बताइए। तीसरा पॉइंट है, टाइप नंबर 3 चल रहा है। परसेंटेज में 2 टाइप के क्वेश्चन लेक्चर 4 में करा दिए थे, आज लेक्चर 5 में टाइप नंबर 3 चल रहा है। बोलो यार। काजल ओके, यस सर क्लियर है। अर्चना क्लियर है। अबूजार यस सर क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन चलिए आप लोग करके देखिए, आ गया। अमरेश कुमार क्लियर सर। अमन बोला ओके सर। चलिए आ गया। तो अगला क्वेश्चन आप करिए, बताइए। अगर मैं आपसे कहूं CaOH के होल ट्वाइस के अंदर CaO का परसेंटेज बताइए। चलिए आप लोग करके दिखाइए। एटॉमिक वेट में लिख दे रहा हूं, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का। चलिए आपके पास 30 सेकंड का समय, ओनली 30 सेकंड, जल्दी करिए। हो गया? चलिए आई थिंक हो गया होगा।
ओके, आइए देखते हैं बेटा। एक मॉलिक्यूल के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल का परसेंट पूछा जा रहा है, तो हम इस मॉलिक्यूल से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। कैल्शियम को देखते ही दिमाग में आया दिस इज ए मेटल, सो दिस इज मेटल ऑक्साइड, बेसिक होगा, तो पानी डालने पर अपने हाइड्रो ऑक्साइड में बदलेगा। ये रही रिएक्शन। बैलेंस कर लीजिए, एक कैल्शियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस। अब ये रिएक्शन चीख चीख के कह रही है कि वन मॉलिक्यूल CaO घुसा हुआ है वन मॉलिक्यूल CaOH के होल ट्वाइस के अंदर। इसका मतलब जिसका परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला तो वही पुराना, घिसा पिटा। जिसका परसेंट निकालना हो उसका वेट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट का मतलब होता है जिसके अंदर निकालना है उसका वेट इंटू 100। अब देखिए इस रिएक्शन से क्लियर हो रहा है कि CaO में हमें एक मॉलिक्यूल का ही वेट निकालना है। Ca का 40, कैल्शियम का 16 एटॉमिक वेट अपॉन CaOH के होल ट्वाइस में भी एक ही मॉलिक्यूल का निकालना है। Ca का 40 प्लस 16 और एक 17, 17 दूनी 34 इंटू 100। दिस इज योर आंसर। बस मुझे इतना बता दो कितने स्टूडेंट ने इतना लिखा था। बस मुझे आंसर नहीं चाहिए है, कितने स्टूडेंट ने ये लिख लिया था। साजिद, अर्चना, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। आई थिंक सभी लोगों ने ऐसे किया होगा। 75.6% आंसर दिया जा रहा है। आई थिंक सभी ने दिया है तो सही होगा। चलिए आज टाइम में करके देख लेते हैं। तो 40 और 16 56, 56 अपॉन यहां पर आ जाएगा 74। ओके, तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूं। 5600 डिवाइडेड बाई 74 या 75.6। क्या बात, 75.6%, बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड, सभी लोगों ने सही दे दिया। चलिए, अंबाती सुवर्णा, इन्होंने भी सही आंसर दिया। बहुत ही अच्छा बेटा। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल पेश करते हैं। चलिए वो करके दिखाइए। देखते कितने लोग करेंगे। मैंने बोला H3PO4 के अंदर P4O10 का परसेंट बताइए। फास्फोरस इज ए नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का नेचर एसिडिक होगा, तो ये एसिडिक है, तो पानी डालने पर अपने ऑक्सी एसिड में बदलेगा। इसका ऑक्सी एसिड H3PO4 ही बनेगा, अभी मैंने बताया था, राइट। एटॉमिक वेट मैं आपको बता दे रहा हूं, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। चलिए 30 सेकेंड आपके पास है, करिए 30 सेकेंड आपके पास है। करिए। हो गया। चले मैं करूं।
H3PO4 के अंदर P4O10 का परसेंट निकालना था। P4O10 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक होगा, पानी डाल लेंगे अपने ऑक्सी एसिड में बदलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करिए, 4 फास्फोरस है, हमने यहां 4 कर दिया, क्लियर। 4 3 12 हाइड्रोजन है, हमने यहां पर 6 कर दिया। ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया होगा, 10 और 6 16, 4 चौको 16। तो यहां से क्लियर क्या हो रहा है, यहां से क्लियर हो रहा है कि 1 मॉलिक्यूल P4O10 का घुसा हुआ है 4 मॉलिक्यूल H3PO4 में। इतना क्लियर है बस, बाकी तो सब आप लोग जानते ही हो। जिसका परसेंट पूछा जाए उसका वेट अपॉन टोटल वेट, मतलब जिसके अंदर परसेंट पूछा जाए उसका वेट इंटू 100 रखेंगे वैल्यू। P4O10 का एक मॉलिक्यूल है तो 1 इंटू P4O10 का मॉलिक्यूलर वेट 31 इंटू 4, तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 124 प्लस 10 इंटू ऑक्सीजन का 160 अपॉन H3PO4 के 4 मॉलिक्यूल है इंटू 3 इंटू 1 3, फास्फोरस का 31 और 16 चौको 64 इंटू 100। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। हां, बहुत ही बढ़िया, बच्चों ने फिर से आंसर देना शुरू कर दिया है। अंबाती सुवर्णा 72.4 बोल रही है, अर्चना 72.4 बोल रहे हैं, अमन ने 34 क्यों बोल दिया। सॉल्व करूं क्या मैं, सॉल्व करो। तो ये 4, 6 और 2 8, 1 और 1 2 गुणे 100 बटे, ये वैल्यू 98 आती शायद, 3 और 4 4 8, हाँ 98 आई। 98 में 4 से गुणा करो, 4 32, 3 4 9 36 और 3 39, राइट। अब आगे का सॉल्व मैं कर दे रहा हूं। 98 आएगा ना, ये 98 गुणे 4। अब आगे का मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। 28400 डिवाइडेड बाय 392, ये 72.4 बिल्कुल सही आंसर दिया है। इट इज 72.4%, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया। 72, बहुत ही बढ़िया। क्या मेरे दोस्तों को ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप आराम से घर पे करिएगा, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। घर से कर रहे हैं, SW है, राइट। छोड़िए, सिंपल क्वेश्चन दे दे रहे हैं वही जैसे कराए हैं, ज्यादा नहीं घुमा रहे हैं, आराम से घर पे करें, ठीक है। आइए, तो इस प्रकार से हमने अपने स्टूडेंट्स को 3 प्रकार के क्वेश्चंस कराए, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। 3 प्रकार के परसेंटेज पे आधारित क्वेश्चंस कराए। एक प्रकार क्वेश्चन और भी होता है, वो डीपीपी के थ्रू हम आपको करवा देंगे, थोड़ा और गहरा क्वेश्चन होता है, परसेंटेज के अंदर परसेंटेज, है ना, परसेंटेज के अंदर परसेंटेज पूछ लेते हैं, थोड़ा और गहरा क्वेश्चन है, वो डीपीपी के माध्यम से करा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने परसेंटेज के टॉपिक को खत्म किया। सुना बेटा बच्चों, अब टाइप नंबर 4 की अगर तरफ चले हम लोग, 3 टाइप हो गए। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 जो परसेंटेज पे आता है, इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2 में, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज जैसे आपने पढ़ा होगा ना, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, वही तो यहां पर जब आप पढ़ेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल, तो यहां पर एक बार फिर से आपके सामने परसेंटेज आएगा। वो परसेंटेज भी यही परसेंटेज होता है, बस उसको हम लोग 3 तरीके से बोलने लगते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट,
परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये कुछ नया नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कुछ भी नया नहीं है, बस इनका रिलेशन इनके साथ कैसे होता है ये हम लोगों को समझना होता है इन द चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2 में, राइट। तो ये टाइप नंबर 4 होता है परसेंटेज का। अभी क्यों नहीं पढ़ा सकते भाई? अभी इसलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आपको मोलैरिटी नहीं मालूम है, नॉर्मेलिटी नहीं मालूम है, मोल फ्रैक्शन नहीं मालूम है, मोलैलिटी नहीं मालूम है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर नहीं मालूम, इसलिए अभी ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा सकते। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं मोल कॉन्सेप्ट की, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, तो परसेंटेज वाली हेडिंग क्या होती है? खत्म होती है। कल दोस्तों मैंने आपको 6 क्वेश्चन डीपीपी के करा दिए थे, मैंने कहा था आगे के क्वेश्चन करके आइएगा, तो आइए अब इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जाए, फिर हम लोग वापस आएंगे। हाँ, कल 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, अब हम लोग 6 के आगे बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए, चलिए डीपीपी का क्वेश्चन कर ले, फिर हम लोग वापस जाएंगे और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। सिंपलेस्ट फार्मूला या इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, उससे पहले क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। 6.85 ग्राम सैंपल ऑफ हाइड्रेट SrOH का होल ट्वाइस .XS2O 6.85 ग्राम। अच्छा, इज ड्राइड, ड्राइड का मतलब गर्म किया, इन एन ओवन, ओवन में गर्म किया। तो जब गर्म किया होगा तो मैंने कल भी इस प्रकार क्वेश्चन कराए थे, वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा और आपको SrOH का होल ट्वाइस मिलेगा। गिव 3.31 ग्राम, इसने 3.31 ग्राम एनहाइड्रस SrOH का होल ट्वाइस दिया, 3.13 ग्राम। अच्छा, द वैल्यू ऑफ X, क्या मेरे स्टूडेंट को सवाल दिखाई पड़ रहा है? 3.13 दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिखाई पड़ा। ओके, आइए, क्या सब लोग तैयार है सवाल करने के लिए? पहले बता दीजिए, एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्या सब लोग क्वेश्चन देखने को तैयार हैं? बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। क्या सब लोग क्वेश्चन देखने को तैयार हैं? थम्स अप हो जाए भाई, एक बार लाइक बटन दबा दिया जाए, एक बार हाइप वाला बटन दबा दिया जाए। हाँ जल्दी करो, फिर जरा इसको आगे बढ़ाते हैं। सब लोग तैयार? क्वेश्चन शुरू करें। कोई लाइक नहीं कर रहा भाई, आज मुझे कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा है। अरे कह दो भाई, अब तो ऐसे बोलने की इच्छा नहीं होती है। कितनी मस्ती करते थे हम लोग क्लास में। चलिए ऑनलाइन भी मस्ती करेंगे, ऑनलाइन का ट्रेंड भी मैं 1-2 महीने में पकड़ लूंगा, ये कैसा ट्रेंड है इसका। आइए शुरू करें, चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखिएगा, पेन कॉपी जरा बंद कर दीजिए। देखिए, हाइड्रेटेड स्ट्रोंसियम हाइड्रोक्साइड का वेट आपको दिया गया था, जब उसको गर्म किया उसके अंदर से पानी निकल गया और वो एनहाइड्रस स्ट्रोंसियम हाइड्रोक्साइड बदल गया। दोस्तों जब भी मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाता था या पढ़ाऊंगा अभी आपको स्टोइकियोमेट्री, मैं अक्सर बच्चों को एक बात बताता था, ये बात नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। एक बार चला दिया तो वे सामने वाला बच नहीं पाएगा। क्या? देखिए स्टोइकियोमेट्री का एक नियम है, ये हमारा बनाया हुआ नियम। अगर आपको स्टोइकियोमेट्री में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनका वेट आपको दिया जाए तो हम फिर उन वेट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर उनका वेट ना दिया जाए तो हम उनका वेट, मॉलिक्यूलर वेट दैट इज एटॉमिक वेट को जोड़कर निकालते हैं। एक ये नियम है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको इसका वेट भी दिया गया, आपको इसका वेट भी दिया गया, तो अब इनके मॉलिक्यूलर वेट निकालने की आवश्यकता नहीं। अब यही वेट का रेशियो हम निकालेंगे तो इनका परसेंटेज आ जाएगा।
अगर ये वेट ना दिए जाते तो हम इनका वेट निकालते एटॉमिक वेट को जोड़कर, बोले तो मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं अपनी लाइन को रिपीट कर रहा हूं, स्टोइकियोमेट्री का नियम में बहुत ही अंदरूनी बात मैंने आपको बताई है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वेट दिए जा रहे हैं तो आप उन्हीं वेटों का इस्तेमाल कर लो परसेंटेज निकालने के लिए, और अगर वेट नहीं दिए जा रहे हैं तो एटॉमिक वेट को जोड़कर मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, जैसा कि अभी तक हम करते आए थे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में, हमने कहीं पर भी वेट आपको नहीं दिया, इसलिए हमने हर जगह पर एटॉमिक वेट को जोड़कर मॉलिक्यूलर वेट का प्रयोग किया। बट इस वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, आपको वेट दिया गया है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है। ओके, अब देखिए बेटा, आपको एक्स की वैल्यू बतानी, ध्यान सुनना। इतने ग्राम हाइड्रेटेड था हाइड्रोक्साइड, गर्म किया, इतने ग्राम बचा। जाहिर सी बात है रिमेनिंग वेट जो होगा वो वाटर का वेट होगा। तो अगर वाटर का वेट हम निकालें, जरूरत नहीं है निकालने की, और निकालना चाहे तो निकाल भी लीजिए। तो वाटर का वेट आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 3 गया 3। ये वाटर का वेट आ गया। निकालना चाहो निकालो, ना निकालना चाहो ना निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब देखो क्या करें। अब चाहे आप स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का परसेंट निकाल लो तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, और अगर आप वाटर का परसेंट निकालना चाह रहे हैं तो इसको निकालने की जरूरत पड़ेगी। जो चाहो वो कर लो। आप वाटर का परसेंट निकाल लो तो इसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर का वेट रखना पड़ेगा ना। और अगर आप SrOH के होल ट्वाइस का परसेंट निकालोगे तो इसकी जरूरत नहीं है, इसका वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। ठीक, बताओ कैसे करें, पानी से करें या SrOH के होल ट्वाइस से करें? बताओ यार, पानी से करें? अच्छा चल पानी से कर देते। तो आइए, वाटर का परसेंट बराबर वाटर का वेट अपॉन टोटल वेट का मतलब इसका वेट हो जाएगा, समझ तो गए होगे, इनटू 100। आइए, वाटर का वेट, अब मॉलिक्यूलर वेट रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको वेट दिया गया, अपॉन टोटल वेट, मॉलिक्यूलर वेट रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको वेट दिया गया, इनटू 100। ये देखिए आपने वाटर का परसेंटेज निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये है, अरे भैया पानी का परसेंट नहीं पूछा गया, हमसे तो एक्स का वैल्यू पूछा गया। अरे तो अब क्या करते हो, सुनो तो दोस्तों, आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में 5 लॉ पढ़ते हैं। एक लॉ होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जगह कम पड़ी, नीचे लिख दे रहा हूं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन गिवन बाय प्रूस्ट। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन गिवन बाय प्रूस्ट। और ट्रिक है, जिन बच्चों ने हमसे ऑफलाइन में पढ़ा है वो जानते होंगे, मैं यहां पे इसकी ट्रिक देता हूं, डीपीपी। नहीं, हम लोग क्लास में डीपीपी लेते हैं, हमारे टीचर डीपीपी देते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराते हैं हम लोगों को डीपीपी। तो डीपीपी याद करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन गिवन बाय पी, पी का मतलब है प्रूस्ट। 5 लॉ होते हैं, 5 लॉ को हम ऐसी ट्रिक से बताते हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्रूस्ट, सुनना बच्चों, इस लॉ में हमसे बताया गया कि किसी मॉलिक्यूल को आप किसी भी सोर्स से प्राप्त करो, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज हमेशा फिक्स होता है या उनका रेशियो हमेशा फिक्स होता है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल के तौर पर, 1 मिनट के लिए इसको रोकेंगे, यहां पर यही बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए वाटर है। अब वाटर आप कहीं से भी लेके आए, आप नल का पानी लाए, आप बरसात का पानी लाए, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के पानी लाए, इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो है या जो परसेंटेज का रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। हाइड्रोजन का वेट 2 × 1 2, ऑक्सीजन का 1 × 16 16, तो रेशियो आ गया 1:8। मतलब ये पानी आप नल का लाए, बरसात का लाए, समुद्र का लाए, रिएक्शन करा के लाए, ये कहीं से भी आप इस पानी को लाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो जो है वो 1:8 ही रहेगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सर इस लॉ की यहां पर क्या आवश्यकता है? सुनिए आवश्यकता क्या है यहां पर। इसकी आवश्यकता यह है कि एग्जामिनर ने, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने आपको एक डाटा दिया है और उस डाटा से आपने पानी का परसेंटेज निकाला। अब इसके अंदर पानी का परसेंटेज अगर हम किसी और तरीके से निकालें तो वो वैल्यू भी इस वैल्यू के बराबर ही होगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन वाले ने आपको एक डाटा दिया है, इस डाटा से आपने पानी का परसेंट निकाला। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर पानी का परसेंटेज हम किसी और तरीके से निकालें तो वो परसेंटेज भी इस परसेंटेज के बराबर आएगा। इसीलिए मुझे बताना पड़ गया लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ओके, अच्छा तो क्या करें? तो करें ये कि एक बार आपने पानी का परसेंटेज एग्जामिनर के दिए गए डाटा से निकाला, अब एक बार पानी का परसेंटेज आप अपने डाटा से निकालिए। अपना डाटा मतलब वही कल वाला, उसका वेट अब बटे टोटल वेट इनटू 100, और वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का प्रयोग करेंगे जितना हमने कल पढ़ाया था। अपने तरीके से निकालिए। तो आइए अब एक बार पानी का परसेंट अपने तरीके से निकाल लें। पानी का वेट 18x अपॉन टोटल वेट, स्ट्रॉन्सियम का दिया होगा 87.6, तो 87.6 प्लस 16 और 1 17, 17 दूनी 34 प्लस 18x इंटू 100। ये देखिए, तो ये पानी का परसेंटेज आया है क्वेश्चन में दिए गए डाटा के आधार पर, और ये पानी का परसेंटेज आया है आपने अपने अकॉर्डिंग किया। चूंकि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है वेट रेशियो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होगी। आप इसको बराबर कर दीजिए, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, आप बराबर कर दीजिए। 3.72 अपॉन 6.85 इंटू 100 मस्ट बी इक्वल टू 18x अपॉन, ये आ जाएगा 7 4 11 और 3 1 4 12। 100 से 100 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये वाला सवाल आपको क्लियर हुआ? 6.85 ग्राम वाला, हाँ या ना कर दीजिए बेटा। क्या ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कैसे लगाए आपको क्लियर हुआ? रिप्लाई करिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए। बताइए। नहीं क्लियर हुआ क्वेश्चन? काव्या ने आंसर दिया यस सर क्लियर हो गया। आगे बढ़े बेटा, चले आगे बढ़ा जाए।
तो यहां पर मैंने आपको बताया कि हाइड्रेटेड स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का वेट आपको दिया गया था और उसको गर्म करने पर जो एनहाइड्रस वाला बना उसका भी वेट दे दिया गया। दोनों को माइनस कर देंगे तो वाटर का वेट आ गया। इस दी गई इंफॉर्मेशन से हमने वाटर का परसेंट निकाला। फिर एक बार वाटर का परसेंटेज हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग निकाला। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन गिवन बाय प्रूस्ट, ये दोनों परसेंट आपस में बराबर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों आप जानते हैं मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि ये आप ना भी निकाले तो भी आंसर आएगा। हाँ, कब भी आएगा। आप क्या करते, आप इसका परसेंट निकालते 3.13 अपॉन 6.85 इंटू 100, तो एनहाइड्रस स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का परसेंट आ जाता। फिर एक बार इस स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का परसेंटेज अपने अकॉर्डिंग निकालते, ठीक है, फिर दोनों परसेंट को बराबर कर देते तो भी वही आंसर आता। आप जैसे चाहे वैसे करो, आंसर बेटा तब भी आपका वही आएगा। अर्चना ने तो आंसर भी दे दिया, ए आ रहा है। हाँ, हो सकता है बेटा ए आ रहा हो। क्या आप लोग का भी ए आ रहा है? एक्स बराबर 8 आ रहा है क्या? सॉल्व करूं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है यार अब तुम लोग यार। ठीक है, ए आ रहा है, ठीक है, देख लेना बेटा अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। एक बढ़िया सवाल था, आपको मैंने कराया। आइए, ये क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों, आपके डीपीपी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट अपलोडेड है उसमें करेक्शन मैंने करा दिया था। ये यहां पर एक्चुअली में ये होगा CA, यहां तक तो ठीक था 3 CA3 PO4 का होल टाइम मैंने करेक्शन करा दिया था। ठीक है, आई व्हाट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, क्या तो सिंपल सवाल होगा, कुछ करना ही नहीं। ये लो भैया, हमें इसमें ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है। बहुत ही सिंपल है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एलिमेंट का परसेंट आपको निकालना है। तो ऑक्सीजन का वेट अपॉन टोटल वेट, मैं समय नहीं दूंगा अब यहां पर, इनटू 100। ऑक्सीजन का वेट देखिए कितने एटम है, 3 तो यहां से आ गए। अच्छा, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 ऑक्सीजन यहां पर है, 3 ऑक्सीजन यहां पर है, तो 27 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट अपॉन टोटल वेट 40 प्लस 12 प्लस 16 तिहाई 48 प्लस, देखना इस मॉलिक्यूल में 3 का मल्टीप्लाई है तो एटॉमिक में जब जोड़ेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 इंटू 3। आइए, 40 गुणे 30, 4 तिहाई 12, 120 प्लस फास्फोरस का 31 प्लस 16 चौको 64 इंटू 2, 4 और 1 5, 6 और 3 9 इंटू 2, 2 पंचे 10, 2 निम 18 और 1 19, राइट, इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर देख लीजिए ऑक्सीजन का वेट, 3 ऑक्सीजन यहां पर है, 4 दूनी 8, 8 24 ऑक्सीजन यहां पर है, 24 और 3 27 इंटू 16 अपॉन 40 प्लस 12 प्लस 16 48। इस मॉलिक्यूल में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 तिहाई 12 120 प्लस PO4 का 95 आया है, 16 चौको 64 और 31 95 इंटू 2 आपका 190 आ गया, इंटू 100 कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, राइट। हाँ, जो भी है बेटा, हम बात ही, आप बहुत होशियार हो गई हो, बहुत ही अच्छा लगता है। नई स्टूडेंट है आंध्र प्रदेश से, चलिए अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्या है यहां पर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा।
यहां पर मैं केमिस्ट्री नहीं सिखाऊंगा, यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉमन सेंस कैसे लगाया जाता है, अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, आइए देखिए। ऑल द सब्सटेंस लिस्टेड बिलो, ये 4 सब्सटेंस लिखे हुए, आर द फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, उर्वरक की तरह काम करते हैं, मिट्टी की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए काम करते हैं। दे कंट्रीब्यूट नाइट्रोजन टू द सॉइल, लिखा भी हुआ है। विच ऑफ दीज इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन? अरे भाई, रिचेस्ट सोर्स वो होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंट सबसे ज्यादा हो। तो जब आप इसको मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी को नाइट्रोजन भी ज्यादा प्राप्त होगी। तो हमारा आंसर वो होगा जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा हो। तो आइए पहला वाला ऑप्शन करते हैं। नाइट्रोजन का वेट, 2 एटम नाइट्रोजन के, तो 2 × 14 अपॉन टोटल वेट, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 और 2 16, 16 दूनी 32 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 100। तो ये अभी सॉल्व मत करिए, बिल्कुल सॉल्व मत करिए, यही मैं आपको सिखाऊंगा। बस नीचे का देख लीजिए, 6 2 8 2 10, हंसी लगा 1 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6। सॉल्व मत करिए, इतना छोड़ दीजिए। दूसरे ऑप्शन में 2 एटम नाइट्रोजन के हैं, तो 2 × 14 अपॉन टोटल वेट 14 और 4 18 प्लस 14 प्लस 16 तिहाई 48। सॉल्व मत करिए, ये कितना आएगा? 8 4 12 4 16 4 20, हासिल लगा 2 2 और 4 6 और 1 7 और 1 8, 80 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में आ जाइए। एक नाइट्रोजन है तो 1 × 14 अपॉन 14 प्लस 16 इंटू 100, 6 4 10, ये 30 आ गया। और चौथे वाले ऑप्शन में आ जाइए। एक नाइट्रोजन है इंटू 14 अपॉन 14 प्लस 3 इंटू 100। सॉल्व मत करिए। अब आपको यह बताना था सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का परसेंट किस में होगा। देखिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, ऊपर का जो न्यूमरेटर है, बटे के ऊपर का हिस्सा, इसे आप कॉमन कर लीजिए। तो 2 1 कम 2, और ये आ गया 30। 2 1 कम 2, 2 बन जाए 2, और ये आ गया 40। अब आप देखिए, चारों ऑप्शन में जो न्यूमरेटर है 1 × 14 × 100, 1 × 14 × 100, 1 × 14 × 100, 1 × 14 × 100, न्यूमरेटर क्या हो गया? सेम। अब जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा तो उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा आएगा। नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी तो डिवाइड करने के बाद आंसर उतना बड़ा आएगा। आप बताइए, नीचे वाली वैल्यू यहां पर है 30, यहां पर है 40, यहां पर है 30 और यहां पर है 17। ये वैल्यू सबसे छोटी है, तो ये आंसर सबसे बड़ा आएगा। आपका राइट आंसर होगा डी। आपका राइट आंसर होगा डी। बहुत ही बढ़िया है। अबू जान ने डी बताया, अर्चना ने जल्दीबाजी में ए कर दिया है। नहीं, अर्चना ने भी बाद में सही कर लिया, डी कर लिया। वाह वाह वाह। अरे भाई अर्चना, तुम ए भी लगाए हो, सी भी लगाए हो, डी भी लगाए हो। वाह भैया वाह। अरे भाई, एक आंसर दिया जाता है भाई। ओके, तो यहां से मैं सिखाना यह चाहता था कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। बटे के ऊपर वाला हिस्सा, जिसे अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं, उसको आप सेम कर लीजिए। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू जिसमें सबसे छोटी होगी वो वाला आंसर सबसे बड़ा होगा। वहां पर नाइट्रोजन का परसेंट सबसे ज्यादा होगा। द आंसर इज 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ए कंपाउंड यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन। नायलॉन एक पॉलीमर होता है। नायलॉन एक पॉलीमर है। अब सिलेबस में नहीं रह गया, पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। नायलॉन 6
नायलॉन 610, नायलॉन 6 बहुत इंपॉर्टेंट था एक टाइम पर नीट में, जब से सिलेबस डिलीट हो गया थोड़ा सा तब से बेकार हो गया ये। तो नायलॉन है, इसके अंदर 43.8% ऑक्सीजन। ओके, देयर आर 4 एटम्स पर मॉलिक्यूल। आपको यह भी बता दिया कि नायलॉन के एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो बताइए इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। मेरे बच्चे समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वाला केस है, जहां पे मॉलिक्यूल अननोन होता है, उसके अंदर किसी एक एलिमेंट का परसेंट दिया जाता है और उस अननोन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा जाता है। ये वही सवाल है। यहां पर अननोन मॉलिक्यूल क्या हो गया, नायलॉन। नायलॉन के अंदर ऑक्सीजन का आपको परसेंटेज दे दिया गया है 43.8% और ऑक्सीजन का नंबर भी दे दिया गया है 4। आपसे नायलॉन का मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा रहा है, तो मैंने क्या पढ़ाया था, जिसका परसेंट दिया जाए उसी के परसेंट का फार्मूला लगा दो, उसका वेट अपॉन जिसके अंदर परसेंट निकाला जाए उसका टोटल वेट इंटू 100। चलिए, ऑक्सीजन का परसेंट दिया है 43.8, उसका वेट का मतलब ऑक्सीजन का वेट। तो ऑक्सीजन का वेट कैसे रखेंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन का नंबर इंटू 16। अब इसके अंदर ऑक्सीजन का नंबर क्या है, 4 गुणे 16। टोटल वेट का मतलब हो जाएगा नायलॉन का मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, मैं कर दे रहा हूं। 16 चौको 6400 डिवाइड बाई 43.8, 146 आएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हाँ, अर्चना बेटा बहुत ही बढ़िया, बहुत तेज बच्ची आंसर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए, मैग्नीज फॉर्म से नॉन स्टैइकोमेट्रिक ऑक्साइड हैविंग जनरल फार्मूला MnOx। ठीक है, द वैल्यू ऑफ X फॉर द कंपाउंड दैट एनालाइज्ड 64% बाई मास मैग्नीज। इधर देखिए MnOx है और इसके अंदर मैग्नीज का परसेंट दिया गया है 64 और आपसे X की वैल्यू पूछी जा रही है। आप देखिए कहीं ना कहीं ये सब वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपसे पूछ रहे हैं। अब तुमसे जो चाहो वो मान लो, चाहे तुमसे टाइप 2 का क्वेश्चन मान लो, चाहे तुमसे टाइप 1 का क्वेश्चन मान लो। तुम चाहे ये मान लो कि अननोन मॉलिक्यूल है। अननोन क्यों है, अरे अननोन ही तो है, क्योंकि X की वैल्यू कहां मालूम है, तो अननोन ही तो हुआ। तो अगर आप इस अननोन मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नीज का परसेंटेज आपको दिया गया, आप मैग्नीज के परसेंट का ही फार्मूला लगा दीजिए, खट से X की वैल्यू आ जाएगी। आप देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हर चीज आसान हो जाती है। अदरवाइज 2 + 3 = 5 भी कुछ बच्चों का गलत हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, बाकी केमिस्ट्री में कोई दम नहीं है, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। नीट और IIT मेंस तक तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां क्या रखेंगे, मैग्नीज का वेट अपॉन टोटल वेट, मतलब MnOx का वेट। कभी हम टोटल वेट लिख देते हैं, कभी हम उस मॉलिक्यूल का लिख देते हैं, बात तो एक ही है ना, इंटू 100। मैग्नीज का परसेंट दिया गया था 64, मैग्नीज का वेट 1 एटम है, मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीज का एटॉमिक वेट 55.5 होता है, अपॉन टोटल वेट 55.5 प्लस X इंटू 16, दैट इज 16X इंटू 100। आप सॉल्व कर लेंगे, आपकी X की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। मैग्नीज का 55.5 होता है एटॉमिक वेट, जहां तक मुझे याद आ रहा है इतना ही होता होगा। ठीक, 11 के बाद
क्वेश्चन नंबर 12, ओके, मैंने कल बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 12 अभी नहीं करना है, स्टोइकियोमेट्री लगेगा, अभी नहीं करना है। अभी नहीं करना है, स्टोइकियोमेट्री लगेगा। स्टोइकियोमेट्री लगेगा। तो आपने जो प्रिंट आउट निकाला होगा, उस प्रिंट आउट में आप इस क्वेश्चन के आगे लिख दीजिएगा। स्टोइकियोमेट्री पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चल, लिख जरूर देना। स्टोइकियोमेट्री पढ़ने के बाद उस सवाल को करेंगे। लिख जरूर देना, लिख जरूर देना, सवाल छोड़ना नहीं। सवाल अच्छा था वो। हाँ, आई अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl शुड बी डिजोल्व इन 60 ग्राम ऑफ वाटर? KCl का कितना वेट, मान लिया W ग्राम, हम 60 ग्राम पानी में घोल दें कि जो सॉल्यूशन बने उस सॉल्यूशन में 20% बाई वेट KCl हो, तो उस सॉल्यूशन में KCl का परसेंट दिया है 20%। क्या यार, क्या यार, क्या है इस सवाल में? कुछ नहीं है भैया। KCl का वेट, टोटल वेट हो जाएगा W + 60 और परसेंटेज आपको दिया है। क्या है यार, तो लगा दो। KCl का परसेंट बराबर KCl का वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। KCl का परसेंट आपको दिया ही गया है 20। KCl का वेट आपको निकालना है W। टोटल वेट हो जाएगा W + 60 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है तो मैं कर दे रहा हूं। 20 पंचे 100, ठीक है। W + 60 उधर चला गया, राइट साइड पे बचा 5W। ये W उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4W। 4 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब KCl का वेट कितना आ गया? 15 ग्राम। फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो W ग्राम KCl को माना, 60 ग्राम पानी में घोला तो एक सॉल्यूशन बना जिसमें KCl का परसेंटेज 20 है। बताइए W की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है। KCl के परसेंट का फार्मूला लगा दो, उसका वेट बड़े टोटल वेट इंटू 100। आइए, बहुत दिन हो गया। बहुत दिन का मतलब क्या है? कल ही मैंने पढ़ाया था। आओ इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से करते हैं। किससे करें? यूनिटरी, हटा देना इसको। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं यूनिटरी मेथड से करते हैं एक बार, ठीक है। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है? जब किसी का वैल्यू 100 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसी वैल्यू को हम उसका परसेंटेज कहने लगते हैं। आप जानते बेटा, KCl का वेट W है, टोटल वेट है। आइए यूनिटरी मेथड से करें। W + 60, ठीक। अब देखना बेटा, तो W + 60 ग्राम में KCl है W ग्राम। क्या आप इस W को परसेंटेज बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि ये वैल्यू जो आई है वो W + 60 में आई है और परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना। तो हमें KCl का वेट 100 के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, तब हम उसे बोलेंगे परसेंट। तो इतने वेट में है इतना KCl, तो 100 ग्राम में KCl होगा। कितना होगा? W। ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती है और नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है। जब किसी चीज का अमाउंट 100 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसी को कहते हैं हम उस चीज का परसेंट। ये देखिए, यूनिटरी मेथड जब आपने लगाया तो KCl का परसेंटेज ये आया और क्वेश्चन में KCl का परसेंट 20 दिया गया था, तो 20 को बराबर कर दो इसके। आप सॉल्व करेंगे, W बराबर 15 आएगा। तो बच्चों, फार्मूला लगाने के साथ साथ बीच बीच में आप यूनिटरी मेथड भी लगाते रहें, अपने दिमाग को शार्प करते रहें। सिर्फ फार्मूला आधारित मत बने, वरना नीट के पेपर में 35, 36, 37 क्वेश्चन ही ठीक होंगे।
आप अपने दिमाग को विकसित करते रहें, दिमाग को शार्प करते रहें, यूनिटरी मेथड लगाते रहें, कॉन्सेप्ट को समझते रहें। सिर्फ अपने दिमाग को फार्मूला बेस ना बनाएं। ध्यान रखिएगा 36 सवाल ठीक हो गए, सिलेक्शन तो भी नहीं होना है। हमें तो 40 के ऊपर पहुंचना पड़ेगा, 42, 43, 44, 45। काका देव कानपुर गवाह है इस बात का। हमारे बहुत से स्टूडेंट के 45 में 45 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, बहुत से बच्चों के। कोई एम्स में है, कोई बीएचयू में है, कोई मौलाना आजाद में है, कोई केजीएमयू में है, कोई सीएमसी वेल्लोर में है। बहुत से स्टूडेंट जो हैं 45 में 45 केमिस्ट्री में सही करते हैं। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ध्यान से करते रहिएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। ये तो हमने ऐसे ही डाल दिया था, मतलब मस्ती वाला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से इसका कोई संबंध नहीं है, जस्ट एक मस्ती वाला क्वेश्चन है, एक मस्ती वाला क्वेश्चन है। करके दिखाओगे? केमिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है इसका। 11 का डी ठीक है। ये देखिए कितना एक है, बस ऐसे ही मैथ का सवाल दे दिया था। किया जाए इस क्वेश्चन को, आइए मस्ती करते थोड़ी सी। इन एन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर 40% मार्क्स टू पास। कोई एग्जाम है जिसमें किसी व्यक्ति को या किसी स्टूडेंट को 40% नंबर मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, मिनिमम नंबर। हम लोग 33% बोलते हैं, बट इस एग्जाम में 40% की रिक्वायरमेंट है, तभी आपको पास किया जाएगा और अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, राहुल एक स्टूडेंट है, राहुल गेट 185 मार्क्स। राहुल को कितने नंबर मिले? 185। दुर्भाग्य देखिए, 185 नंबर मिलने के बावजूद भी राहुल फेल हो गया। अच्छा, क्या 185 मार्क्स 40% के बराबर नहीं है? नहीं है। आगे देखो ना, एंड फेल्स। राहुल के एक एग्जाम में 185 मार्क्स आए हैं और राहुल फेल हो गया। इसका मतलब 185 मार्क्स आर नॉट इक्वल टू 40% मार्क्स। क्लियर? आगे क्या लिखा है? बाई 15 मार्क्स, मतलब 15 नंबर सिर्फ राहुल के कम रह गए। अर्थात अगर 185 में हम 15 को जोड़ दें तो जो वैल्यू आएगी वो पासिंग मार्क्स के बराबर है, मतलब 40% के बराबर है। यस, तो आप देख सकते हैं पासिंग मार्क्स कितने हैं? 185 में तो फेल हो गया था ना, और कितने नंबर से फेल हो गया? 15। मात्र 15 नंबर कम थे तो वो फेल हो गया। तो अगर 185 में हम 15 जोड़ दें तो जो नंबर आएगा यही तो पासिंग मार्क्स है। और एग्जामिनर ने पहले ही बता दिया कि पासिंग मार्क्स का परसेंट क्या है? 40। पासिंग मार्क्स है 200 और पासिंग मार्क्स का परसेंटेज है 40। तो आपको बताना है, बताइए कितने नंबर का पेपर था। अब सवाल में कोई दम नहीं रह गई, आप पासिंग मार्क्स का परसेंटेज का फार्मूला लगा दें। पासिंग मार्क्स का परसेंटेज बराबर उसकी वैल्यू, मतलब पासिंग मार्क्स की वैल्यू, मतलब पासिंग मार्क्स की वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का मतलब जितने नंबर का पेपर था वो, इंटू 100। पासिंग मार्क्स का परसेंट दिया है 40। आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पासिंग मार्क्स की वैल्यू निकाली है 200। टोटल मार्क्स आपको निकालना है इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, 4 पंचे 20, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 500। कितने स्टूडेंट है जिन्होंने घर पर ये क्वेश्चन कर लिया था? अरे वाह, अर्चना ने कर लिया था 500, अबूजार ने 500, कृति ने 500, आफरा सईद ने 500। बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये सब कर पा रहे हैं, आपका दिमाग खुल पा रहा है। कर लिया था, वाजिद ने भी कर लिया था क्वेश्चन, ठीक है, अच्छी बात है। काव्या ने भी कर लिया था। अरे
अरे भाई अगर आप लोगों ने कर लिया था तो कम से कम ये हाइप वाला बटन तो दबा दो प्रभु। अरे वीडियो शेयर कर दो यार, कुछ कमेंट वमेंट अच्छी खासे लिख दिया करो यार। है कौन सिखाता है ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यार? मैं सिखा रहा हूं, कुछ कुछ तो रिगार्ड दे दो भैया। अरे कुछ तो रिगार्ड कर दो भाई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन लोग, ओ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। यूरेसिल इज ए बेस, सबको मालूम है नाइट्रोजनस बेस होता है, बायो में आप लोग पढ़ते भी होंगे। यूरेसिल इज द बेस प्रेजेंट इन आरएनए विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, ये दिस इज यूरेसिल। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इस यूरेसिल में आपको नाइट्रोजन का परसेंट बताना है। ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन सी जानकारी दी? अरे ये जानकारी नहीं दी गई है भैया, ये आईआईटी का क्वेश्चन है जो 24 जनवरी 2023 में पूछा गया था। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर के आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है। बिल्कुल वाहियात सवाल, 2 कॉली का सवाल है। नाइट्रोजन का परसेंट निकालना बहुत ही आसान है। नाइट्रोजन का वेट अपॉन टोटल वेट। अब टोटल वेट में दिक्कत क्या है कि इन्होंने ओपन डायग्राम बनाकर दिया है, तो आपको इसका कंडेंस फार्मूला बनाना पड़ेगा। और कंडेंस फार्मूला बनाने के लिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अब देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। कार्बन की वैलेंसी होती 4, 1 2 3 4। इसकी चारों वैलेंसी फुलफिल्ड है, मतलब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। कुछ इसी तरीके से आपको ऑर्गेनिक वाले सर ने पढ़ाया होगा। इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी फुलफिल्ड है, तो ये अंडरस्टूड है कि चौथी वैलेंसी पर H होगा। इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी फुलफिल्ड है, तो चौथी वैलेंसी पर H होगा। और इस कार्बन की 1 2 3 4 चारों वैलेंसी फुलफिल्ड है, तो यहां पर H होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। आप देख सकते हैं 1 2 और तीसरे पे H लगा, फुलफिल्ड है। 1 2 और तीसरे पे H लगा, फुलफिल्ड है। अच्छा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ये सब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 लोन पेयर होते हैं, डबल बॉन्ड बनाया फुलफिल्ड है, डबल बॉन्ड बनाया फुलफिल्ड। ये आपका मॉलिक्यूल है, राइट। ये सब बच्चों आप कहां पढ़ेंगे? ये पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये कहां पढ़ेंगे कि H कितने होंगे? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, तो कितने कार्बन है मित्रों? 4। कितने नाइट्रोजन है? 2। कितने ऑक्सीजन? 2। कितने हाइड्रोजन? 4। ये देखिए यूरेसिल का कंडेंस फॉर्म बन गया। अब इसके अंदर आपको नाइट्रोजन का परसेंट निकालना है। मुझे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है कि नाइट्रोजन का वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। आप करिए 2 नाइट्रोजन 2 × 40 अपॉन टोटल वेट 12 चौको 48 प्लस 14 दूनी 28 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 4 × 1 4। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, इनटू कर दीजिए 100। मुझे आंसर याद है, इसका आंसर शायद 25% आता है। आप सॉल्व करेंगे आपका 25% ही आएगा। और इस प्रकार से परसेंटेज के ऊपर 15 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए। हाँ 20% 25% आएगा अर्चना, आफरा सही, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ कीर्ति का भी 25% आया। और इस प्रकार से मैंने 15 क्वेश्चन जो है परसेंटेज के ऊपर सॉल्व कराए, राइट। आइए, आज बहुत ही सही टाइम हुआ है, 1.5 घंटे हुए हैं मात्र भी। आइए दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाह रहा हूं, सुन लीजिए।
देखिए बेटा, मैं इसको हटा दूं, हटा दे इसको। एक छोटी बात, देखिए अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मुझ पर फेद कर रहे हैं, तो देखिए बेटा, मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन शीट प्रॉपर सॉल्व करिए, प्रॉपर सॉल्व करिए, और कोई भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। लेक्चर नॉट मिस, कोई भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कल पढ़ लेंगे, कल यूट्यूब पर चैनल में वीडियो देख लेंगे, ये सब करोगे ना तो आप फंस जाओगे। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएंगे नीट में, हम आपके सारे सही करवाएंगे, पर जितना हम कहें उतना आपको करना पड़ेगा। आप करेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब आप जहां पढ़ रहे हैं फिर आप अपना पढ़ते रहिए, समय पास कर रहे हैं, पास करते रहिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, आपको 40 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 40 प्लस का मतलब चाहे फिर 41 ठीक करो, चाहे 45 ठीक करो, आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री की गारंटी हमने ले ली है, बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ते रहिए, हमारी बातें आपको माननी पड़ेंगी। बैकलॉग नहीं होना चाहिए, डेली का डेली लेक्चर देखिए, क्वेश्चन सीट जब जब मैं कहूं तब तब सॉल्व करिए, जो SW दूं उस SW को करिए, और कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको परसेंटेज निकालना अच्छे से समझ में आया है, मोल के ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए हैं, तो कमेंट जरूर किया करो। कमेंट पढ़कर थोड़ा सुकून मिलता है और कोई बात नहीं। कमेंट से मेरे पास कोई पैसा नहीं आ जाएगा, लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिल जाएगा, बस एक सुकून मिल जाता है, चलो ठीक है, हमारे पढ़ाने पर, मेहनत करने पर बच्चों को फायदा हो रहा है। तो अगर अच्छा लगे थोड़ा शेयर कर दिया करो, ताकि आपके दोस्त भी देख लें, थोड़ा हाइप वाला बटन दबा दिया करो, ठीक है। तो बेटा, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल मॉर्निंग में 8 से 10 हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा मोल कॉन्सेप्ट में इंपीरिकल फार्मूला, उस पर आधारित सवाल, और आइडियल गैस इक्वेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन, केमिस्ट्री में हर जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे थर्मोडायनामिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, कोई भी चैप्टर हो, चाहे मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे रेडॉक्स रिएक्शन हो। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इंपीरिकल फार्मूले पे आधारित क्वेश्चंस, पहले पढ़ाऊंगा फिर समझाऊंगा, और आइडियल गैस इक्वेशन। ओके भाई, थैंक यू। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए।